हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के लिए गोदान उपन्यास के पूरे सारांश बनाकर लाई हूँ। इस उपन्यास के जो गांव की कथा और नगरों की कथा एक साथ चलती है, तो उसे मैंने एक एक अध्याय को पूरी तरह जिस तरह उपन्यास में है उसी तरह बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। गोदान प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जिसके माध्यम से उन्होंने देश की ग्राम्य आत्मा को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। ग्राम्य जीवन की इस गाथा के साथ साथ उपन्यास में नागर जीवन की कथा समांतर चलती है। ग्राम्य समाज के प्रमुख पात्र होरी और उसके परिवार के सदस्य धनिया, गोबर, हीरा, शोभा, रूपा, झुनिया, सोना, अन्य पात्रों में दातादीन, मातादीन, सिलिया आदि है। उसी तरह नागर जीवन की मुख्य पात्र है मेहता और मालती तथा गौण पात्रों में ओंकारनाथ, खन्ना और तनखा आदि से जुड़ा है। इस प्रकार गोदान दोहरे कथानक वाला उपन्यास है। होरी लखनऊ के बेलाड़ी गांव का किसान है। उसके पास केवल 5 बीघा जमीन थी, किंतु राय साहब अमरपाल सिंह से मेल मिलाप के कारण जमींदार से गांव में उसका काफ़ी सम्मान था। उपन्यास का आरंभ होरी द्वारा अपने जमींदार से मिलने जाने की आतुरता व्यक्त करने से होता है। उसकी पत्नी कुछ तीखे स्वभाव की स्त्री है, साथ ही सहनशील और भावनामय भी है। वो होरी जैसी व्यवहार कुशल तो नहीं है। वो यह समझ नहीं पाती कि जब लगान देना ही होता है तो जमींदार के खेत जोतते हैं तो उसकी खुशामदी करने तलवे चलाने की आवश्यकता ही क्या है। बात बेबात पर लड़ते झगड़ते धनिया 6 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जिनमें से दवा दारू के अभाव में मात्र 3 ही जीवित अभी बचे हैं। पुत्र गोबर 16 साल का तथा 2 पुत्रियां सोना 12 वर्षीय और रूपा 8 वर्षीय के हैं। राय साहब से मिलने जाने के मार्ग में होरी की भेंट भोला अहिर से हुई, जो गाय चराने आया था। गायों को देखकर होरी के मन में गाय खरीदने की अभिलाषा जाग उठी। भोला विधुर था और चाहता था कि किसी तरह उसका विवाह हो जाए। होरी ने उसकी सगाई ठीक करने का आश्वासन दिया और साथ ही गाय खरीदने की इच्छा भी प्रकट की। भोला उसे गाय देने को तैयार हो गया, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि भोला भूसा के अभाव में गाय बेचना चाहता है तो उसका विचार बदल जाता है। तो उसने भोला को अपने यहाँ से मुफ्त में भूसा ले जाने को कहा। राय साहब अमरपाल सिंह अवध क्षेत्र के जमींदार लखनऊ निवासी बेलाड़ी गांव में रहते हैं। होरी आदि ग्रामीण पात्र उन्हीं की रियासत में रहते हैं। वह रंग बदलने वाला इंसान है। वे राष्ट्रवादी विचारों के हैं और सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिले में काउंसिल की सदस्यता छोड़कर जेल यात्रा भी कर आए थे। वे मन से अत्यंत उदार, सहिष्णु और कोमल है, किंतु चूंकि जमींदार ही उनकी जीविका है, इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से कठोर और शोषक भी है। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण प्रतिवर्ष दशहरे पर धनुष यज्ञ लीला भी करवाते हैं। इस वर्ष धनुष यज्ञ लीला में होरी को जनक के माली की भूमिका दी गई है। इसके बाद वे होरी के सामने अपनी हीन आर्थिक दशा का रोने लगे। होरी के गांव से 500 रुपये का प्रबंध कर देने की बात भी वो कह देता है। होरी में यह चिंता सवार थी कि स्वयं इतने रुपयों का प्रबंध वो कैसे कर पाएगा। होरी जब राय साहब के घर से वापस लौटा तो कुछ ही क्षणों में भोला भी भूसा लेने आ पहुंचा। उसे 3 खासे भूसा देकर होरी ने विदा किया। गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया से आकर्षित हो जाता है। इस तरह वहाँ आना जाना होते रहने से दोनों में प्रेम गहरा होता जा रहा है। यहाँ होरी के घर गाय की प्रतीक्षा में होरी, धनिया, सोना और रूपा सभी प्रसन्न थे। होरी का परिवार आनंद से फूला नहीं समा रहा है, खासकर होरी, क्योंकि उसकी तो आज चिरसंचित अभिलाषा पूर्ण हो गई है। गाय बहुत सुंदर और अच्छी थी। यह समाचार सारे गांव में आग की भांति फैल गया। होरी के भाइयों में मनमुटाव के कारण गाय को लेकर हीरा और धनिया के मध्य कलह मच गया। राय साहब के धनुष यज्ञ में डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मालती, मिस्टर खन्ना
ओंकारनाथ खुर्सेट और मिस्टर तनखा भी पधारे हैं। प्रसंगवश इन सब बौद्धिकों में जमींदार प्रथा को लेकर बहस छिड़ जाती है और भी अनेक बातें वहाँ होती रहती है। धनुष यज्ञ के दूसरे दिन मित्र मंडली ने शिकार खेलने का प्रोग्राम बनाया। मिसेस खन्ना और ओंकारनाथ को छोड़कर शेष सभी लोगों ने 3 टोलियाँ बना ली। एक में मालती और मेहता, दूसरी में राय साहब और खन्ना तथा तीसरी में मिर्जा, खुर्सेट और तनखा। जंगल में जाकर तीनों दल अलग अलग हो जाते हैं। मालती मेहता से प्रेम करती थी, अतः एकांत चाहती थी, किंतु मेहता को शिकार की धुन थी, तो मालती उन पर पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहती है, किंतु मेहता अभी उसे इस योग्य नहीं समझते थे। खन्ना साहब इस मौके का लाभ उठाने की चेष्टा करने लगे कि राय साहब को अपने शुगर मिल के कुछ शेयर बेच दे तथा उनसे जीवन बीमा कराने का वचन ले सके। उन्हें इसमें पूरी सफलता तो न मिल सकी, लेकिन राय साहब के हृदय में इस बात का अंकुर जमा दिया। उसी तरह तनखा भी मिर्जा साहब पर यह रंग चढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे कि वे काउंसिल के लिए चुनाव अवश्य लड़े। जब से होरी के घर गाय आ गई थी, उसके घर की शोभा ही कुछ और हो गई थी। धनिया का घमंड तो संभाले नहीं संभलता था। इस पर खासकर हीरा से होरी की उन्नति बर्दाश्त न हुई और उसने एक दिन मौका ढूंढकर रात में चुपचाप गाय को बीज दे दिया और रात में ही गाय मर जाती है। होरी ने उसे देख लिया था। जब होरी ने धनिया पर अपने संदेह की बात कही तो धनिया सीधे हीरा के घर पहुंची और हीरा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने हीरा के घर की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन हीरा ने अपने भाई को रक्षा के लिए अपने पुत्र गोबर की झूठी कसम खाई कि उसे यह पता नहीं कि गाय को किसने जहर दिया। हीरा घर से भाग गया था। उसकी पत्नी पुनिया अभी असहाय हो गई थी। अब होरी को पुनिया की भी चिंता होने लगी। सावन महीने में होरी ने अपने धान की रुपाई नहीं की, लेकिन पुनिया के धानों की रुपाई समय पर कर दी, तो परिणाम स्वरूप होरी की फसल कम हो गई और पुनिया के घर अनाज रखने की जगह न थी। इधर झुनिया और गोबर के प्रेम का परिणाम यह हुआ कि झुनिया गर्भवती हो गई और गोबर उसे अपने घर में आने को कहकर खुद भाग गया। धनिया उसे खूब भला बुरा कहा। झुनिया रोने लगी। रोते रोते उसने सारी बातें बता दी। धनिया इस स्थिति में उसे घर से निकालने का साहस न कर सकी। वह होरी को खेत में जाकर इसकी सूचना देने पर होरी भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन धनिया के समझाने पर उससे घर रखने पर उद्यत हो गया। गोबर छिपे छिपे यह सब क्रियाकलाप देख चुका था और संतुष्ट होकर कमाई करने के उद्देश्य से वह नगर की ओर चल पड़ा। झुनिया बाहर जाति के होने के कारण भी उसे शरण देने और बहू बनाने के प्रश्न पर गांव वालों ने होरी का बहिष्कार कर दिया। उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। दातादीन आदि गांव के महाजन होरी से कुछ मिलने की आशा से यह दंड लगाया कि होरी को 500 रुपये की दाल और 30 मन अनाज देने होंगे। धनिया द्वारा घोर प्रतिवाद करने पर भी होरी ने इसे स्वीकारा और खलिहान का प्राय पूरा अनाज पंचों को सौंप दिया। नगद धन चुकाने के लिए उसने अपने घर को 80 रुपये में झिंगुरी सिंह के हाथों गिरवी रख दिया। भोला भी इससे क्रुद्ध होकर गाय का मूल्य लेने घर आधम का होरी रुपये कहाँ से देता। फलतः भोला उसके दोनों बैल खोल ले गया। होरी के जैसे दोनों हाथ ही अभी कट गए। गोबर मजूरी की तलाश में अमीनाबाद पहुंचा। वहाँ मिर्जा खुर्सेट आने की मजूरी पर गोबर को नौकर रख लिए। उन्होंने बूढ़ों की कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन किया था। टिकट लेकर बहुत से नागरिक उस मंच को देखने आए थे। मिर्जा और मेहता भी एक एक दल में सम्मिलित हो गए थे, जिसमें मेहता के दल भी विजयी हुई। अभी तक मेहता की दृष्टि में मालती में वो गुण नहीं थे कि वो एक पत्नी में अपेक्षित है।
तो मालती इस तथ्य को जानती है, इसलिए स्वयं को मेहता के अनुरूप आदर्शों में ढालने की प्रयत्न करती है। उसने एक बार महिलाओं के एक क्लब की ओर से मेहता का भाषण करवाया, जिसमें मेहता ने नारी की सदाशयता, महानता और उसके देवी रूप का बखान किया। जब भाषण समाप्त हुए तो मेहता मालती के साथ ही घर को चले गए। मालती का रूप बाहर से तितली और हृदय से मधुमक्खी रूप के कारण गोविंदी और खन्ना में जो झगड़ा हो रहे हैं, इस बात को मेहता मालती के समक्ष प्रकट करता है। मालती दोनों के बीच दीवार बन रही है। यह बात सुनकर मालती खन्ना का तिरस्कार कर कहती है कि खन्ना को वो जूती के बराबर भी नहीं समझती है। उधर राय साहब को जब यह मालूम हुआ कि पंचों ने होरी को डांट ली है, तो उन्होंने कारकुन नोखेराम को बुलाकर खूब डांटा और डांट के रुपए भरवा लिए। नोखेराम ने बिजली के संपादक ओंकार नाथ को रिपोर्ट छपने भेज दी, जिसमें यह दर्शाया गया था कि राय साहब किस ढंग से जनता का शोषण करते हैं। राय साहब को यह पता चलने पर उसने ओंकार नाथ को खूब फटकारा। राय साहब द्वारा होरी पर डार लगाने वाले पंचों को ठिकाने लगाने की खबर से गांव में सभी खुश थे, लेकिन होरी के यहाँ न अनाज था न बैल। इसका लाभ उठाया दातादीन ने, जिन्होंने उसके खेत आधे साझे पर ले लिए। दातादीन का पुत्र मातादीन की सिलिया के साथ प्रेम कहानी सारे गांव में ज्ञात थी। वह झुनिया पर दौड़े डालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी डाल गल न सकी। होरी को ऊख खेती से 120 रुपये मिले थे, किंतु झिंगुरी सिंह ने मिल मैनेजर से मिलकर वे रुपए हड़प लिए और अपने 80 रुपये और उनका ब्याज काटकर होरी को मात्र 25 रुपये दिए। इन्हें भी नोखेराम ने हड़प लिया और होरी की यह आशा कि ऊख बेचकर बैल खरीदेगा, ये आशा भी खात्मा हो गई। वह अब किसान से मजदूर बन गया और दातादीन के यहाँ मजदूरी करता था। खन्ना और गोविंदी में प्रायः अनबन रहती थी। जब उनका लड़का बीमार पड़ा और खन्ना ने मालती को बुलाना चाहा, तो दोनों में झगड़ा हो गया और खन्ना ने गोविंदी को खूब मारा। गुस्से में भरी गोविंदी कभी न लौटकर आने के उद्देश्य से घर से निकल पड़ी, किंतु चिड़ियाघर पार्क में मेहता ने जब उसे समझाया तो वह पुनः घर लौट आई। इधर गोबर को लखनऊ नगर में रहते साल भर हो गया है। अब वह गांव का सीधा साधा नवयुवक नहीं है, बल्कि नागर सभ्यता से अच्छी तरह परिचित हो गया है। पहले उसने मिर्जा खुर्शीद के पास 15 रुपये मासिक पर माली की नौकरी की और बाद में कुछ रुपये जमा कर खोमचा लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उसने एक दुकान खोल ली है, जिससे उसकी 2.5-3 रुपये रोज़ की आमदनी होने लगी। इन 11 महीनों की 200 की कमाई लेकर वह झुनिया को लाने चल पड़ा। एक दिन खेत में होरी ऊख काटते हुए दातादीन की धमकी से डरकर और तेज काम करने के वजह से वह अचानक अचेत हो गया। धनिया व्याकुल होकर पति की सेवा शुश्रूषा में लग गई। इसी समय गोबर के आगमन से खुशियाँ लौट आई। वह भोला के गांव जाकर उसे बातों में फुसलाकर अपने बैल भी ले आया। गोबर से गांव के सब मुखिया चिढ़ गए थे। दातादीन से उसने कह दिया कि होरी अभी किसी काम नहीं करेगा। इस पर दातादीन अपने पैसे मांगे तो गोबर सरकारी ब्याज के हिसाब से देने चाहे, पर होरी इसे अधर्म माने। दोनों बाप बेटे में मनमुटाव हुआ और वह झुनिया को लेकर शहर चले गए। उधर राय साहब कौंसिल का चुनाव राजा सूर्य प्रताप सिंह के विरुद्ध लड़ रहे थे। पुत्री का विवाह भी करना था उसे, और ससुराल की जायदाद के विषय में भी मुकदमा चल रहा था। उधर गांव में मातादीन ने सिलिया को रखेल के रूप में रखा था। एक दिन मातादीन, सिलिया, दातादीन और होरी आदि खेत में अनाज ओसा रहे थे। तभी सिलिया के माँ बाप दोनों भाई अपने बिरादरी के साथ पहुंचकर मातादीन का जनेऊ तोड़ डाला और उसके मुंह में हड्डी डाल दी। सिलिया को वे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं गई। दातादीन ने मातादीन को सिलिया को छोड़ देने की बात कही और मातादीन ने सिलिया से बहुत भला बुरा कहा। इस पर सिलिया को धनिया ने ही शरण दी। होरी को लड़की सोना के ब्याह की चिंता होने लगी, क्योंकि गांव के मनचले लड़के उसका पीछा करने लगे थे। होरी ने
गांव के एक धनी किसान गौरी मेहता के लड़के मथुरा से सोना का विवाह कर दिया। भोला ने दूसरा विवाह तो किया, किंतु घर में झगड़ा इतना बढ़ा कि बेटों ने उन्हें पीटकर घर से निकाल दिया। भोला और उसकी पत्नी नोहरी ने नौखेराम के यहाँ शरण ली, पर नौखेराम ने नोहरी पर अधिकार कर लिया। भोला अब नौकर की भांति काम करने लगा। इधर पतेश्वरी की चाल में आकर मगरू शाह ने होरी को दावा करके उसकी ईख नीलाम करवा दी। गोबर जब लखनऊ पहुंचा तो उसके खोमचा बेचने की जगह को किसी दूसरे ने अधिकार कर लिया। विवश होकर उसने खन्ना की चीनी मिल में नौकरी कर ली। अभी वह झुनिया से भी तंग आने लगा है। एक दिन गोबर ने उसे पीट दिया। गोबर शराब भी अभी पीने लगा था। बच्चे को उचित देखभाल न होने के कारण एक दिन वो मर गया। उधर खन्ना के मिल में मजदूरों ने वेतन के प्रश्नों पर हड़ताल कर दी और गोबर इस पर बुरी तरह मार खा बैठा। इस पर झुनिया ने प्राणों से बढ़कर उसकी सेवा की। इधर उसे बच्चा भी हो गया। लुहिया नाम के पड़ोसन ने उस बच्चे को बड़ी देखरेख की। तभी गोबर काम के तलाश में भटकते हुए उसे मालती मिल गई। मालती उसे माली के रूप में रख लेता है। झुनिया भी उसके साथ ही रहने लगी। उसके बच्चे को जब चेचक निकल आई तब वो मालती के प्रयासों से ही ठीक होने लगा। मेहता मालती का वात्सल्य और मातृभाव देखकर मंत्रमुग्ध से उसे देखते रहे और उसकी आंखें सजल हो आई। मेहता मालती को पत्नी रूप में पाना चाहता है अभी, किंतु मालती उसके साथ अभी मित्र बनकर ही रहना चाहती है। सिलिया ने एक बच्चे को जन्म दिया तो माता दिन उसके निष्कपट प्रेम से प्रभावित हो कर वो 2 रुपये देता है। इस खुशी को बांटने हेतु सिलिया रात को ही सोना के घर जाती है, लेकिन सोना इतने रात भर आने के कारण उसे भला बुरा कहते हैं। सिलिया अपना सा मुंह लेकर दुखी हृदय लौट आई। सिलिया का बच्चा एक दिन निमोनिया के कारण चल बसा। माता दिन ने यह सुनते ही किसी से बिना परवाह किए बालक को अपने हाथों में उठा लिया और अकेले नदी तट की ओर चल पड़ा। उसने अभी सिलिया को संपूर्ण रूप से स्वीकार भी कर लिया। होरी ने परंपरागत जमीनों को बचाने की खातिर में ही इतने बदनामी अपमान संकट सहे भूखे रहे। 3 साल से वो लगा न दे सका था। नौखेराम उस पर बेदखली का दावा कर दिया। कहीं से रुपए मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। दाता दिन ने आकर होरी को छोटी लड़की का विवाह बूढ़े रामसेवक महतो से करने की सलाह दी। होरी ने उसकी सलाह सुनकर ग्लानि और अपमान से अपना मस्तक झुका दिया। धनाभाव ने उसकी लड़की को न चाहते हुए भी रामसेवक से विवाह करने को तैयार हो गया। गोबर विवाह में आकर माता पिता के सोचने अवस्था को देख दुखी हो जाता है। उसने होरी को आश्वासन दिया कि वह महीने में पैसा भेजता रहेगा। अब होरी को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर जैसे उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का कुछ आभास होने लगा था। जैसे भी हो, रूपा ससुराल में खुश थी। वहाँ उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रूपा से जरा सा संकेत पाते ही उसने उसके यहाँ गाय भेज दी। गोबर के लड़के को देख होरी भी प्रसन्नचित रहता है। अब होरी रामसेवक के रुपए लौटा देने के लिए दुगुनी तेजी से काम करने लगा। एक दिन दोपहर को काम करते समय लू लगने से वो अचेत हो जाता है। उसके घर खबर पहुंचाई जाती है। धनिया दौड़ी आई। होश और हीरा और शोभा भी आ पहुँचे। उसे हीरा के चेहरे पर मृत्यु की झलक दिखाई दी। सब लोगों के कहने पर कि गोदान का समय आ गया है तो वो विक्षिप्त सी घर में ढूंढकर 20 आने पैसे पंडित दाताजी के हाथ में रखती हुई बोली कि घर में न गाय है न बच्चिया, सूत कताई के यही 20 आने पैसे है, यही इनका गोदान है। यही कहते हुए वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी और उधर हीरा का प्राणन भी हो गया।